हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तुलसी क्लासेस मेकिंग साइंस अ पैशन। ठीक है, तो आज जो है कि हमारा टॉपिक है एरर्स इन मेजरमेंट। पिछला टॉपिक था आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स का, वो देख लीजिएगा वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन प्रेस कर दीजिए, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स मिलते रहेंगे। आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग, एरर्स इन मेजरमेंट। एरर्स इन मेजरमेंट में दो टर्म आप लोगों को बार बार मिलेगा देखने के लिए। वो क्या है? पहला टर्म है आपका एक्यूरेसी और दूसरा टर्म है आपका प्रिसिशन। ये दो टर्म क्या होता है, देखिए, एक्यूरेसी मतलब कितना, जो भी आपका ट्रू वैल्यू है, जो भी मेजरमेंट का ट्रू वैल्यू, उससे कितना क्लोज गया है। और प्रिसिशन मतलब कितना ज़्यादा रेजोल्यूशन है आपका स्केल का। जैसे कि अगर मान लीजिए एक मेजरमेंट आ रहा है, ठीक है, एक मेजरमेंट किसी चीज़ का लेंथ लिए हम लोग, उसका एक्चुअल जो लेंथ है, ठीक है, एक्चुअल लेंथ अगर मान लीजिए 3.678 सेंटीमीटर, ये एक्चुअल लेंथ आया है। बहुत बार मतलब आपको एक्सपेरिमेंट किया गया, बार बार। एरर्स आखिर होता कैसे है? देखिए, एरर्स होता है, आप एक बार मेजरमेंट लेंगे, कभी कभी क्या आपका एंगल, जैसे स्केल आपने रखा, ठीक है, स्केल जो आपने जैसे देखिए रखा, जब इसे आप देखेंगे कुछ अलग अलग एंगल से, अगर रीडिंग लेने टाइम आप इधर से देखेंगे तो थोड़ा कम दिखाई देगा, वो बीच से देखने से ही जो आपको मतलब बीच और 90 डिग्री एंगल रहेगा आपका आई कांटेक्ट में, तभी वो सही आता है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एरर होता है। तो हम लोग सारे जो भी, मान लीजिए अगर कभी भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे लैब में, तो किसी भी चीज़ का कोई भी एक्सपेरिमेंट कुछ भी आपको डिटरमाइन करना है, तो आप 4 बार 5 बार या मैक्सिमम 10 बार तक भी आप बार बार रीडिंग लेते हैं उस चीज़ का। उसके बाद फाइनलाइज करते हैं कि हाँ भाई ये एवरेज वैल्यू आया, ठीक है। तो एक्चुअल लेंथ एक जो है, एक रॉड का मान लीजिए 3.678 सेंटीमीटर है। अगर दो बच्चों ने मेज़र किया, एक पहला फर्स्ट स्टूडेंट अगर मेज़र करके बता रहा है ये 3.5 सेंटीमीटर, दूसरा बच्चा जो मेज़र किया सेकंड स्टूडेंट, वो क्या बता रहा है इस मेज़रमेंट को? उसने कहा कि ये मेज़रमेंट आ रहा है 3.62 सेंटीमीटर, सॉरी 6 पॉइंट ले लीजिए आप इसे, 383 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, ये दोनों जो मेजरमेंट है दोनों में अंतर क्या है, किसको एक्यूरेट बोलेंगे और किसको प्रिसाइज बोलेंगे, ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है ये दोनों में से? तो आप देख सकते हैं, जैसा कि सिंपल लैंग्वेज हम लोग बोलते हैं, ओरिजिनल लेंथ इतना है 3.678 और ये 3.383 तक ही जा रहा है, 3.5 जा रहा है, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ये मेजरमेंट जो है आपका मोर एक्यूरेट होगा। लेकिन प्रिसाइज किसे कहेंगे? प्रिसाइज यानी कि देखिए, ये जो रिजोल्यूशन लिया है, इसका जो स्केल होगा, इसका लीस्ट काउंट कितना होगा? 0.001 सेंटीमीटर, इतना तक ये नाप सकता है। यानी कि आप देखिए 1 सेंटीमीटर का 1000 भाग ले लीजिए, वहाँ तक ये नाप सकता है। लेकिन वो देखिए 0.1 सेंटीमीटर ही इसका लीस्ट काउंट है। इसका लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। और इसका लीस्ट काउंट यानी कि मिनिमम वो स्केल कितना नाप सकता है? देखिए 3.5 उसने रिपोर्ट किया, तो 0.1 सेंटीमीटर वो नाप सकता है, और ये इतना, तो इसका रेजोल्यूशन ज़्यादा है। ज़्यादा मतलब ये अच्छे से नाप सकता है, लेकिन नापा नहीं ना इसने। एक्यूरेसी मतलब इसके क्लोज ज़्यादा ये आ रहा है, ये वाला वैल्यू 3.678 से क्लोज ज़्यादा ये वाला वैल्यू है, तो इसलिए इसे मोर एक्यूरेट कहेंगे, ये मोर प्रिसाइज है। ये देखिए, ये मोर एक्यूरेट हो गया, एंड दिस वैल्यू इज मोर प्रिसाइज, प्रिसिशन इसका ज़्यादा है, मोर प्रिसाइज ये वैल्यू। ये दो चीज़ हो गया। अब आप लोगों को क्या आता है टर्म, एरर्स होते किस किस प्रकार के हैं? देखिए, एरर्स एक्चुअली होते हैं, आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर आता है, पर्सनल एरर आता है। इससे क्वेश्चन जो आपके थ्योरी बेस्ड हो सकते हैं, एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में आए, ठीक है। ऐसे ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आते हैं, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको टाइप्स ऑफ एरर क्या क्या होते हैं। जनरली जो मेन टाइप्स ऑफ एरर है वो मैं आपको लिख देता हूँ और समझा देता हूँ, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर्स, पहला जैसे आप देख लीजिए, आपका एक मान लीजिए हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा आपका हो गया लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। तीसरा आपका हो गया
इंस्ट्रूमेंटल लीस्ट काउंट आपका एक और हो सकता है पर्सनल एरर आपका, ठीक है, पर्सनल एरर, ये पर्सनल एरर हो गया। एंड आपका और क्या हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल एरर, एक्सपेरिमेंटल एरर इस तरह से होते हैं, कुछ रैंडम एरर होते हैं, ठीक है, रैंडम एरर। तो ये सब एरर हैं क्या, ठीक है। देखिए इंस्ट्रूमेंटल एरर, कभी कभी क्या होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब स्केल आपने जिसे लिया वो ब्रोकन है एक एज पे, ठीक है। स्केल जो आपने लिया, सपोज ये जो स्केल आपने लिया, ये स्केल जो यहाँ से टूटा हुआ है, मान लीजिए ये जो यहाँ पे 0 रहता है, यहाँ 1 है, ये 2, ये सॉरी ये हो जाएगा आपका 3, 4, इस तरह से ये जा रहा है, स्केल है, ठीक है। मान लीजिए सेंटीमीटर स्केल है, CM सेंटीमीटर स्केल है। तो आप जब इसे लेके मेजर करेंगे लैब में, तो आप यहाँ पे आप जो है अपना एज को रखेंगे, किसी भी चीज़, मान लीजिए वायर को नापना है या जो भी चीज़ है, किसी का लेंथ लेना है आपको, या मान लीजिए कि हाँ वायर ही ले लीजिए, वायर का ले लीजिए, तो यहाँ रॉड का लीजिएगा, तो कुछ भी यहाँ से आप उसको टच करेंगे इस जगह से। तो ये जो आपका इतना भाग है ये आपने छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट का एरर है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट आपका ब्रोकन है। उसी तरह लीस्ट काउंट एरर क्या होता है, आप देखेंगे लैब में आपका जैसे स्क्रू गॉज सब होता है, ठीक है, स्क्रू गॉज हो गया आपका, वर्नियर कैलिपर, उसमें जब जॉ जो होता है वर्नियर कैलिपर का जो जॉ होता है, आप लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो पूरा मतलब जब सटा रहेगा, ठीक है, 0 पोजीशन पर रहेगा, फिर भी वो कुछ ना कुछ रीडिंग दिखाएगा। पॉजिटिव एरर होता है लीस्ट काउंट एरर, नेगेटिव लीस्ट काउंट एरर होता है, ये सब एरर होते हैं जो प्रैक्टिकल में आप लोगों को बताया जाएगा, ठीक है। वर्नियर कैलिपर में स्क्रू गॉज हो गया आपका, फिर आपका स्फेरोमीटर हो गया, इन सब में क्या होता है कि जब 0 mm जहाँ पे रहना चाहिए इनिशियल रीडिंग, वो इनिशियल कुछ ज़्यादा दिखाएगा या कुछ कम दिखाएगा, तो इसे कहते हैं लीस्ट काउंट एरर। पर्सनल एरर, पर्सनल एरर क्या होता है, आप खुद मान लीजिए कि एक स्केल लिए हैं, सारा चीज़ आपको परफेक्ट दिया गया है, सब चीज़ अच्छा है, स्केल अच्छा है, कंडीशन अच्छा है, पर आप खुद लेने में मतलब मार्किंग जब आप कर रहे हैं, उसके बाद आप देख रहे हैं कि हाँ भाई इतना रीडिंग आएगा, रीडिंग लेने टाइम आप खुद आपने कुछ गलती कर दिया, मिस्टेक से कुछ एरर कर दिया, वो पर्सनल एरर हुआ। देन आपका एक्सपेरिमेंटल एरर, ये क्या होता है, मतलब एक्सपेरिमेंट का कंडीशन ठीक नहीं है। मान लीजिए जैसे सपोज आप एक थर्मोमीटर ले रहे हैं, ठीक है, एक मान लीजिए बीकर है, ठीक है, इस बीकर में अगर आपने एक थर्मोमीटर डाला है, ठीक है, थर्मोमीटर डाल दिया आपने, ठीक है, सपोज ये रफ डायग्राम है, थर्मोमीटर जब आप डालेंगे तो बीकर के अंदर का जो भी आपका सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर लेने के टाइम क्या होगा, उसके साथ साथ सराउंडिंग का भी टेम्परेचर आ जाएगा, सराउंडिंग का टेम्परेचर तो इफेक्ट करेगा इसे, तो ये एक्सपेरिमेंटल एरर हुआ। इन द सेम वे रैंडम एरर अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे मान लीजिए पर्सनल एरर हुआ, या जो भी रैंडम एरर मतलब एक अलग कैटेगरी है जिसमें रैंडमली, जिसे आप सिस्टमाइज नहीं कर सकते कि हाँ भाई ये एरर है, वो रैंडम एरर होते हैं, ठीक है। ये टर्म्स हो गए रैंडम एरर, मैंने आपको एक्यूरेसी प्रिसिशन बता दिया। अब चलिए मेन काम के चीज़ पे आते हैं, ठीक है। मेन जो हमारा है आपका यहाँ पर, यहाँ जो हम लोग पढ़ेंगे वो है आपका मीन वैल्यू एंड एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर सब क्या होता है, ठीक है। सपोज एक एक्सपेरिमेंट किया गया, मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक आपका रॉड का लेंथ लिया गया, ठीक है। तो हुआ क्या इसमें एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, उस रॉड का लेंथ मान लीजिए आया पहला L1 आया, ठीक है, A1 ले लीजिए, इसे ज़्यादा अच्छा लगेगा। A1 आया पहला रीडिंग, A2 आया दूसरा, A3, A4, A5, मान लीजिए 5 रीडिंग लिया गया। 5 बार आपने एक ही रॉड को नापा, पहला रीडिंग A1 आया, वेरिएबल है, कुछ भी डालेंगे हम लोग बाद में जब न्यूमेरिकल करते हैं। आप लोगों को याद होगा अगर आप लोग चैनल पर रेगुलर हैं तो, कि जो हमारा लास्ट में न्यूमेरिकल्स होते हैं, 4-5 देता हूँ मैं न्यूमेरिकल्स, उसे समझाता हूँ, और बाकी एक्सक्लूसिव न्यूमेरिकल सेशन भी मैं लूँगा। तो A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है, ये A1, A2, A3, A4, A5 आपका रीडिंग आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ट्रू वैल्यू कैसे जानेंगे? ट्रू वैल्यू तो आप जान नहीं पा रहे हैं, तो आप इसका एवरेज लीजिए, मीन, ठीक है। ए मीन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अपॉन, मान लीजिए ये n तक गया है, ठीक है, n तक गया है, तो n यानी कि n रीडिंग अगर आप ले रहे हैं, 10 लें, 15 लें, 8 तक रीडिंग लें, जो भी है उसको नीचे डिवाइड करेंगे n को, और ऊपर जो जो रीडिंग आए सबको ऐड करेंगे, सिंपल एवरेज निकालेंगे। वो एवरेज हमने कैसे डिनोट किया, A मीन, यानी कि जो भी आ रहा है आपका रीडिंग उसका मीन, ठीक है। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर,
एब्सोल्यूट एरर देखिए, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एरर्स, इंडिविजुअल वैल्यूज होगा, इंडिविजुअल रीडिंग्स एंड द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या हम लोग मानते हैं? ट्रू वैल्यू इसी एवरेज को मानते हैं, ठीक है। उस स्केल का क्या ट्रू वैल्यू हम लोग मान के चलते हैं, 5 रीडिंग 10 रीडिंग जितना भी लिया AN, तो ये उसका ट्रू वैल्यू हम लोग मानते हैं, क्योंकि ट्रू वैल्यू ऐसे ही निकाल सकते हैं हम लोग। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? सारे इंडिविजुअल, ये देखिए इंडिविजुअल रीडिंग्स हैं A1 A4, इसका डिफरेंस फ्रॉम ट्रू वैल्यू, यानी कि डिनोटेड बाई, ये से डिनोट होता है, डिनोटेड बाई डेल्टा A, ठीक है, डेल्टा A से डिनोट होता है। यानी कि डेल्टा A1 अगर लेंगे आप, तो ये क्या होगा? A1 रीडिंग जो है माइनस A मीन, ठीक है। ये ट्रू वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिए A1 पहला रीडिंग के साथ। उसी तरह दूसरा रीडिंग एब्सोल्यूट एरर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये A2 माइनस A मीन, इसी तरह ये चलता जाएगा एंड सो ऑन। ये देखिए ऐसे ये जाएगा AN आपने लिया, ये AN माइनस A मीन, ये इस तरह से जाएगा। लेकिन अब इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है लोगों को, A1 माइनस A मीन करना है या A मीन माइनस A1 करना है, यानी कि इस ऑर्डर में होगा या उल्टे ऑर्डर में। तो उसका हम लोग सिग्निफिकेंस नहीं रहता है, क्योंकि जब भी एब्सोल्यूट एरर आप लोग देखेंगे तो वो मॉड उसका लिया जाता है, ठीक है। वी टेक मॉड ऑफ डेल्टा A जो एब्सोल्यूट एरर है, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। देखिए किसी भी चीज़ का मॉड लेने का मतलब होता है उसका सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेना और प्लस माइनस वो छोड़ देना, न्यूमेरिकल वैल्यू जस्ट आएगा, ठीक है। मतलब वो नेगेटिव नहीं होगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव ड्रॉप कर देना है। तो ये जैसे A1 माइनस A मीन, मान लीजिए A मीन यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है और A1 जो आ रहा है 2.8 आ रहा है, तो नेगेटिव हो जाएगा 0.2, ठीक है। अगर ये मान लीजिए 2.8 रीडिंग आया और ये 3 सेंटीमीटर है रीडिंग, तो ये कितना हो जाएगा? इसे और इसे माइनस करेंगे तो 0.2 हो जाएगा। उसी तरह कहीं पे अगर 3.2 है और ये 3 है तो ये भी 0.2 होगा, लेकिन हमें लेना है केवल मॉड ऑफ डेल्टा A, ठीक है। तो अब आप लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, पहला जो है एब्सोल्यूट एरर, पहला रीडिंग और मीन जो है आपका ट्रू वैल्यू, उससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। दूसरा जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा ये सब, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू पहला वाला का, दूसरा वाला का, n तक जाना है आपको। लेकिन होता क्या है, अब कोई पूछेगा एरर कितना है इस एक्सपेरिमेंट में, जैसे आपने बोला ट्रू वैल्यू ये है, आपने नहीं बोला कि ट्रू वैल्यू इतना सारा है, ये ट्रू वैल्यू। उसी तरह एरर कितना है एक्सपेरिमेंट में, तो एरर का ये जो है आपका एवरेज इसका ले लीजिए, ठीक है। एब्सोल्यूट एरर जो आ रहा है, एब्सोल्यूट एरर, एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर ले लीजिए, ठीक है। यानी कि आपका, आप इसे मॉड लगा लीजिए, ठीक है। दिस विल बी मॉड, क्योंकि मॉड ही लिया जाता है, डिनोटेड बाय मॉड ऑफ डेल्टा है, ठीक है। मॉड इसलिए लेते हैं कि पॉजिटिव हो, एरर हम लोग पॉजिटिव में नाप रहे हैं यहाँ पे। तो डेल्टा A डेल्टा ये सब हुआ। अब इन सब का ये जो n तक गया इसका एवरेज निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा आपका डेल्टा A का मॉड, इसका मीन इज इक्वल टू आपका समेशन ऑफ फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। ये हो गया आपका डेल्टा AI इसका मॉड अपॉन n। ये है क्या, देखिए ये क्या है, I इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे A1 आएगा, A2 आएगा, A3 आएगा, लेकिन A1 A2 ये वाला A1 A2 नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं, ये तो आपका रीडिंग है। एब्सोल्यूट एरर पहला वाला कितना, एब्सोल्यूट एरर दूसरा वाला कितना, वो यहाँ पे डालेंगे। सारे एब्सोल्यूट एरर को फ्रॉम 1 to n रीडिंग तक ऐड करेंगे, समेशन डिवाइडेड बाई n, यानी कि एवरेज निकाल रहे हैं। दिस विल बी, दिस इज मीन
एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। सो दिस इज आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि आपने पहले मीन वैल्यू निकाला फिर मीन एब्सोल्यूट एरर। अब दो टर्म और आते हैं, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, ठीक है। देखिए ये तो हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर, ये मीन वैल्यू, मतलब एक स्केल का रीडिंग लिया। देखिए प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए 5 रीडिंग लिया तो 5 रीडिंग को ऐड करिए, डिवाइडेड बाई 5 कीजिए, और अगर एब्सोल्यूट एरर आपको निकालना है, पहला रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, और आपको लेना क्या है, पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ लेना है। और ऐसे करके हर एक का, पहला का एब्सोल्यूट एरर, दूसरा, तीसरा एब्सोल्यूट एरर करके निकालिए, और सबको ऐड करके डिवाइडेड बाई n करेंगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर आएगा। अब रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर क्या होता है वो देखिए। रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, ठीक है। नाउ रिलेटिव एरर, ये क्या होता है आपका, दिस इज रेशियो ऑफ mean absolute error to the mean value of measurement, ठीक है। मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, यानी कि ये क्या होता है, आपने निकाला था ना डेल्टा ए, ये डेल्टा ए है, ठीक है। डेल्टा ए का मीन जो है, और इसका मॉड लिया जाता है, हम लोग मालूम है हम लोगों को, ठीक है, मॉड लिया जाएगा डेल्टा ए मीन, यानी कि आपका एब्सोल्यूट एरर का जो मीन वैल्यू है अपॉन रेशियो ए मीन, ठीक है, ए मीन, यानी कि जो आपका एवरेज वैल्यू है उसको नीचे डिनोमिनेटर में रखें, ऊपर डेल्टा ए मीन निकालेंगे, ठीक है। डेल्टा ए मीन ऐसे ही पॉजिटिव होता है तो ये आप मोड हटा सकते हैं, क्योंकि जब आप डेल्टा ए मीन निकालेंगे तो डेल्टा ए जब आप सबका निकाल रहे हैं तो मॉड निकाल रहे हैं, आपका एब्सोल्यूट जो निकाल रहे हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, उसी को कहते हैं एब्सोल्यूट एरर, यानी कि बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। एब्सोल्यूट वैल्यू अगर मैं पूछूं आपसे, सपोज -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, ये आप देखेंगे, मॉड इसमें लगा दीजिए, 3 हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू, वो उसका डेफिनेशन ही होता है, जनरली मैथ्स में भी यूज़ होता है बहुत जगह एब्सोल्यूट वैल्यू। तो उसी तरह डेल्टा ए मीन बाई ए मीन, यहाँ पे इसलिए मैंने मॉड नहीं लगाया क्योंकि आप लोग, मैंने पहले ही बता दिया कि वो मॉड लगा रहता है पहले शुरू में ही, तो जब मीन निकालेंगे तो आंसर तो मतलब वो ट्रू वैल्यू ही आएगा। ये चीज़ हो गया, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब परसेंटेज एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या होता है, इस चीज़ का परसेंटेज, यानी कि सिंपली यू कैन से मल्टीप्लाई 100 बाई रिलेटिव एरर, ठीक है। रिलेटिव एरर में 100 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो जैसे डेल्टा ए मीन बाई ए मीन इंटू 100%, ये हुआ आपका परसेंटेज एरर, ये हो गया रिलेटिव एरर। एब्सोल्यूट एरर मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये चीज़ हुआ। अब हम लोग आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पे। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स पे आने के पहले पहले आप लोग आ जाइए यहाँ पे कि आप लोग जैसे क्या सीखे अभी तक, मेजरमेंट लिए हम लोग, ये एरर्स इन मेजरमेंट का काम क्या, हर चीज़ प्रैक्टिकली सोचिए, फिजिक्स इज प्रैक्टिकल थिंग, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको फिजिक्स मतलब एक तरह से देखिए, आप तो वर्ल्ड को आप देख रहे हैं, ठीक है, देखने का नज़रिया आपका। अब एक स्केल का जैसे आपने मेजरमेंट लिया था, पहला मेजरमेंट, दूसरा, कोई भी मेजरमेंट ट्रू तो नहीं है, तो आप लोग उसका एवरेज निकाले, ठीक है, और लिख दिए कि ये मीन वैल्यू है। अब सारे इंडिविजुअल एरर्स का जो है आपने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाला। एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकाला, पहला एब्सोल्यूट एरर जो निकाला आपने a1 माइनस ए मीन करके इस तरह से निकाला, ठीक है। तो एरर का भी मीन ले लिया, हर चीज़ का एवरेज ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में परफेक्ट नहीं है। रीडिंग का एवरेज लिए, एरर्स का एवरेज लिए, ठीक है, जो एब्सोल्यूट एरर आ रहा है उसका एवरेज लिया। एब्सोल्यूट मतलब जो डिफरेंस उन दोनों के बीच में है ना, ट्रू वैल्यू और आपका जो इंडिविजुअल रीडिंग, उसका लिए। तो अब आप लोग क्या कह सकते हैं इसे, द मेजरमेंट इज रिटन एज, ये आप लोग देखिए किस तरह से लिखा जाएगा,
मेजरमेंट ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन, यही लिखा जाएगा ना रीडिंग को। क्यों ये लिखा जाएगा? एरर मतलब थोड़ा कुछ ज़्यादा होगा उससे वैल्यू या कम होगा, प्लस माइनस होगा, या तो प्लस या माइनस। कितना प्लस माइनस होगा? ये जो आपका एवरेज एरर आया, ठीक है, एवरेज एब्सोल्यूट एरर जो आया, और ये जो आपका ट्रू वैल्यू जिसे आप मान रहे हैं, ठीक है, ए मीन। ट्रू वैल्यू इसलिए मान रहे हैं क्योंकि हमें एवरेज लेंगे तभी ट्रू वैल्यू पता चलेगा। सिंगल जो होता है एरर हो सकता है रीडिंग में। तो इस जो आपका ट्रू वैल्यू है उससे थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम, कितना ज़्यादा कितना कम, ये मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ लिखा जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या चीज़ होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर मतलब सपोज कीजिए एक क्वांटिटी है z, ठीक है, z इज इक्वल टू a प्लस बी लिखा हुआ है। मतलब एक क्वांटिटी z है, उसे z को निकालने के लिए आपको दो अलग अलग क्वांटिटी के रीडिंग को ऐड करना पड़ता है, a प्लस b। दो क्वांटिटी का रीडिंग आएगा, a का रीडिंग लीजिए एक चीज़ लैब में, b का लीजिए, दोनों को ऐड करिए तो z का रीडिंग आएगा। तो इसमें क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। इसमें पहला जो पॉइंट मैंने अभी आपको बताया, z इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये आता है, यानी कि एरर कंबाइन हो रहा है, इसमें भी कुछ एरर इसमें भी कुछ एरर, लेकिन एरर कंबाइन कैसे हो रहा है? या तो ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट होगा। और z इज इक्वल टू ए माइनस बी, मतलब दो तरीका हो सकता है, या तो जोड़ना, ये दोनों में घटाना पड़ रहा है रीडिंग को, और तो फाइनल रीडिंग आ रहा है। तो इस केस में एरर होता कितना है? अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम कितना एरर हो सकता है, अगर एक क्वांटिटी z है, z में मैक्सिमम एरर कितना होगा? अगर a का एरर आपको बता दिया जाएगा, b का एरर बता दिया जाएगा, तो ये होता क्या है? द मैक्सिमम एरर इन z is sum of errors in A and B। यानी कि मैक्सिमम एरर Z में क्या होगा, इसका आपने एरर निकाल लीजिए, निकाले है ना मीन, मतलब जो आप एक एक करके ए का रीडिंग लीजिए, उसी तरह बी का रीडिंग लीजिए, मीन वैल्यू निकालिए, एब्सोल्यूट एरर निकालिए, वो जो एक एक एब्सोल्यूट एरर में आपको दिखाया था, उसके बाद उसका मीन निकालिए। अब क्या हुआ, आपके पास दो वैल्यू आएगा, एक आएगा ए मीन और एक आएगा डेल्टा ए मीन, ये दो चीज़ आ गया, ठीक है। ये एरर है ए का रीडिंग में, और ये ए का ट्रू वैल्यू है। तो ए का ट्रू वैल्यू और ए का एरर, तो उसी तरह ए में आपने एरर निकाल लिया कितना है, ठीक है, ए में एरर इतना है, उसी तरह बी में कुछ एरर आएगा, बी में कुछ एरर आएगा, दोनों के एरर को जोड़ना पड़ेगा जेड के एरर को लाने के लिए, ठीक है। तो मैक्सिमम एरर जो जेड में होगा वो दोनों के एरर का सम होगा, ठीक है। सम ऑफ एरर इन ए, मैक्सिमम एरर इन z इज इक्वल टू एरर इन A प्लस एरर इन B। इसका डेरिवेशन होता है, कोई मतलब नहीं है, डेरिवेशन कभी पूछा नहीं जाता है और आप याद भी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि डेरिवेशन देखिए फिजिक्स में आपका स्कूल का जो एग्ज़ाम्स होते हैं या बोर्ड एग्जाम, उसमें कुछ कुछ डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होते हैं जो पूछे जाते हैं। ये डेरिवेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ। तो आप बस ये याद रखिए मैक्सिमम एरर, हाँ, अगर z इज इक्वल टू ए माइनस बी है, फिर भी सम हो या डिफरेंस हो, फिर भी आपको जो है मैक्सिमम एरर ऐड ही करना है, ऐड करना है, एरर इन ए एरर इन बी, इन दोनों को ऐड करना है, तभी होगा। और दूसरा चीज केस होता है किसी भी फॉर्मूला में या तो ऐड सब्ट्रैक्ट होगा या प्रोडक्ट और डिवीजन होगा, ठीक है, क्वोशिएंट और प्रोडक्ट। तो उसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में ये सम और डिफरेंस का हो गया, ठीक है, मैक्सिमम एरर इन जेड। अब देखिए एक चीज़ होता है, अगर z का फॉर्मूला है आपका z इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, ए बी है, या फिर और z इज इक्वल टू ए अपॉन बी, मतलब एक क्वांटिटी निकालने के लिए या तो ए बी है या ए बाई बी करना पड़ रहा है। तो इसमें क्या होगा, द मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन z, दैट इज डेल्टा z बाई z, ठीक है, इज, ये कितना हो जाता है आपका, सम ऑफ
रिलेटिव एरर्स इन ए एंड बी, यानी कि ए में जो रिलेटिव एरर है और बी में जो रिलेटिव एरर आपने अलग अलग निकाल लिया, दोनों को ऐड करिएगा तो रिलेटिव एरर इन जेड आ जाता है फाइनल क्वांटिटी। ये कैसे आता है देखिए, ये क्या होता है, इसमें रिलेटिव एरर इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि इसका जब डेरिवेशन आप करेंगे, डेरिवेशन करने टाइम ये जो है आपका डेल्टा जेड बाई जेड ये इधर जो है क्वोशिएंट में आ जाता है, ठीक है। इसलिए इसमें ऐड नहीं करते हम लोग, मतलब उस तरह से सीधे ऐड नहीं करते हैं कि आपका देखिए होता है ना फाइनल रिलेटिव एरर निकालते हैं, ठीक है। किस केस में, जिसका फॉर्मूला ऐसा हो जिसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ रहा है, उस केस में रिलेटिव एरर निकालते हैं फाइनल। लेकिन तरीका वही है, आपको इसका रिलेटिव एरर निकालना है, ऐड करना है, उसमें भी ऐड करना है, लेकिन उसमें रिलेटिव एरर नहीं, कॉमन आप सिंपल जो एरर निकालते हैं एवरेज एब्सोल्यूट एरर को ऐड कर देना है। इसमें क्या है, रिलेटिव एरर को ऐड करना है, या तो फिर आप इसे ये भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ एक ही है। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि आपका रिलेटिव एरर, और मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, और मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन Z इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन A प्लस परसेंटेज एरर इन B। मैं हट जा रहा हूँ, देख लीजिए, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन Z क्या होगा, परसेंटेज एरर इन A प्लस, मतलब परसेंटेज एरर मैक्सिमम निकालना है तो दोनों का अलग अलग निकाल के परसेंटेज एरर को ऐड कर दीजिए, रिलेटिव एरर निकालना है तो ऐड कर दीजिए, और अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन है तो भी आप लोग क्या कीजिए, दोनों को निकाल के ऐड कर दीजिए। और लेकिन होता क्या है, ये जो आपका ए बी या ए बाई बी फॉर्मूला, उसमें रिलेटिव एरर जनरली निकालते हैं हम लोग, और जो सम वाला चीज़ है वो आपका एब्सोल्यूट एरर में जाता है। अगर पूछा गया z इज इक्वल टू ए प्लस बी है तो उसमें आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल के ऐड करेंगे, इसमें रिलेटिव एरर निकालेंगे, ठीक है। परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर, ये दोनों मैंने अलग से आपको बता दिया है। परसेंटेज एरर होता क्या है, ठीक है, मैंने बताया है ना आपको, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100%। दिस इज क्या, ये क्या है, दिस इज परसेंटेज एरर कॉल्ड परसेंटेज एरर। ये परसेंटेज एरर होता है, और 100 हटा दीजिएगा तो रिलेटिव एरर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट जो आपका है वो नेक्स्ट टॉपिक है पावर्स जब रेज होगा किसी भी फॉर्मूला में, किसी फाइनल आंसर पे जाने के लिए कुछ वैल्यू या रीडिंग्स का अगर पावर लेना पड़े, ठीक है, पावर रेजिंग केस, इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए एक वैल्यू z है विच इज इक्वल टू a टू द पावर p, b टू द पावर q एंड c टू द पावर r, ठीक है। मतलब मैं से एग्जांपल से भी ले लूँगा, दिखाऊंगा एग्जांपल, न्यूमेरिकल्स होंगे तो। पावर रेज्ड केस में मैक्सिमम एरर क्या होगा, इसमें ए का मैक्सिमम एरर और बी का और सी का निकाल के आपको ऐड नहीं करना है, नो। इसमें करना क्या है आपको, इसमें आपका स्टेप होगा फाइंड परसेंटेज एरर इन ए एंड मल्टीप्लाई बाई P। इसी तरह फाइंड परसेंटेज एरर इन B एंड मल्टीप्लाई बाई Q, और तीसरा फाइंड परसेंटेज एरर इन C एंड मल्टीप्लाई बाई R। यानी कि इसमें जो पावर रेज्ड केस में जितना भी पावर रेज किया गया है, जो क्वांटिटी आपने मेजर किया वो कितना पावर तक आ रहा है, इसमें होता है ना। जैसे एक देखिए, एक एग्जांपल आपका, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। मास में जो आप नापेंगे, जब भी मास किसी ऑब्जेक्ट का निकालेंगे तो उसमें कुछ एरर होगा, कुछ परसेंट, 2% परसेंटेज एरर आपने, मैंने बताया आपको रिलेटिव एरर में मल्टीप्लाई 100 करना है, इसमें भी कुछ परसेंटेज एरर होगा। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर कितना होगा, मास का परसेंटेज एरर प्लस वेलोसिटी का परसेंटेज एरर नहीं, ठीक है। वेलोसिटी का परसेंटेज एरर को 2 मल्टीप्लाई करना है क्योंकि पावर रेज 2 है।
ये वी स्क्वायर है, ठीक है। तो परसेंटेज एरर तो दोनों का आपने निकाल लिया और ऐड भी करेंगे, लेकिन मास का ऐड करेंगे और वेलोसिटी का ऐड करने टाइम आपको डबल करना होगा। अगर वो 3 होता तो आप वहाँ पे 3 इंटू परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी करते, वही चीज़ है, ठीक है। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको जैसा बताया टॉपिक कवर हो चुका है एरर्स इन मेजरमेंट में। पहला थ्योरी पार्ट था, एक बार मैं ब्रीफली जब भी पढ़ाता हूँ वीडियो तो समराइज कर देता हूँ एंड में कि क्या क्या टॉपिक था। आपको मैंने पर्सनल एरर, रैंडम एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर वो सब बता दिया। एब्सोल्यूट एरर जो काम का ज़्यादा चीज़ है, मतलब वो ज़्यादा काम में आता है, एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज और रिलेटिव एरर बता दिया। अब वो सिंगल मेजरमेंट का हुआ, लेकिन अगर कोई आपको कोई भी कभी भी निकालते हैं सिंगल मेजरमेंट नहीं मिलेगा लैब में, आप क्या करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप किसी 2-3 क्वांटिटी को जोड़ते या घटाते हैं, तब जाके आपका फाइनल आंसर आता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इसलिए ज़रूरत है, अगर मल्टीप्लाई हुआ या ऐड हुआ दोनों में आपको जो है इंडिविजुअल एरर्स जो आ रहा है उसको ऐड करना है, लेकिन परसेंटेज टाइम में रिलेटिव एरर ऐड होगा और नॉर्मल टाइम में मीन एब्सोल्यूट एरर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और पावर्स के केस में जितना पावर रेज है उतना मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग परसेंटेज एरर से। पहला क्वेश्चन देखिए आज का। जितने भी मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं 3-4 जो अभी मैंने आपको जस्ट बताया अभी, ठीक है, उन सारे टॉपिक से एक एक क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन मैं करा दूंगा। और इसके बाद आपका मतलब एक्सक्लूसिव न्यूमेरिकल सेशन एक आएगा। पिछला चैप्टर जो अभी नहीं हुआ है जिसका यूनिट डायमेंशन छूटा हुआ है, ठीक है। यूनिट डायमेंशन में मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दिए थे PDF, शायद आप लोग नहीं किए हैं या जो भी किए हैं तो ठीक बात है। तो वो जो आपका है मतलब वो यूनिट डायमेंशन चैप्टर, उससे जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हो सके तो कुछ प्रीवियस ईयर का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन, मतलब एक्सक्लूसिव उसमें मैं कुछ समझाऊंगा नहीं, ठीक है। आप लोग जो भी समझे इसमें समझे, इतना सारा वीडियो बन चुका है प्लेलिस्ट में, वो पढ़िए। उसके बाद केवल न्यूमेरिकल्स हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके करेंगे, और उसके बाद दूसरा जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए, ये तो आपका जानकारी था, मैंने दे दिया। अब देखिए, एक वायर का डायमीटर नापा गया स्क्रू गॉज से। वायर का डायमीटर स्केल से तो नहीं नाप सकते, आप लोग ऐसा देखे होंगे, ठीक है। स्क्रू गॉज कैसा होता है लैब में, या नहीं देखें तो देख लेंगे। स्क्रू गॉज से नापा गया तो वो काफ़ी प्रिसाइज होता है, ठीक है, जो मैंने बताया काफ़ी दूर तक पॉइंट के बाद जाता है उसका। तो उसे 1, 2, 3, 4, 5 रीडिंग इन्होंने लिया है, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन 1, डायमीटर का 5 रीडिंग क्या है, 2.620 सेंटीमीटर। दूसरा रीडिंग है आपका 2.625 सेंटीमीटर। तीसरा रीडिंग 2.630 सेंटीमीटर, ठीक है। तीसरा रीडिंग 2.628 सेंटीमीटर एंड चौथा रीडिंग जो है 2.626 सेंटीमीटर। अब इसमें खोजना क्या आपको, यानी कि क्या निकालना है, मीन वैल्यू ऑफ द डायमीटर, मीन वैल्यू, फाइंड मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या निकालना है इसमें आपको, यह है मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। तीसरा चीज़ निकालना है इसमें आपको, एक ही साथ क्वेश्चन में दिया हुआ, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर डी में परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। और तीसरा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर, तीसरा। अच्छा, वो मैं बाद में लिख दूंगा, ठीक है, पहले ये करते हैं हम लोग। इसका आंसर देखिए आप लोग, इसका जब आप आंसर करेंगे ना, तो देखिए पहला तो बिल्कुल आसान है, मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर मतलब एवरेज निकालना है, सारे को ऐड कीजिए, ठीक है। पहला मीन डायमीटर में लिख देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट रहेगा, आप लोग समझ जाइए। मीन वैल्यू डायमीटर क्या होगा, सारे को ऐड कीजिए, 2.620 प्लस 2.625 प्लस 2.630 प्लस 2.628 प्लस 2.626 अपॉन कितने रीडिंग्स हैं, देखिए सारे को लिख दिए, 1, 2, 3, 4, 5 रीडिंग है, 5 रीडिंग है तो एवरेज निकालना, डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए। इसे जब आप देखिए आप करिएगा, इसे जब ऐड करेंगे ऊपर तो ये 13.129 आएगा अपॉन 5, ठीक है।
तो ये 13.129/5 आएगा, जिसे आप सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा आपका ये इतना सेंटीमीटर आ जाएगा 2.6258। ओके, ये इतना सेंटीमीटर इसका, यानी कि एक आंसर आपका ये होगा। लेकिन आप लोगों को जैसा कि मालूम होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स आप लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में, इस तरह से रिपोर्ट करना किसी को कि मीन वैल्यू इतना है, आपने अपने जो भी आपका जो मान लीजिए अपर जो भी अथॉरिटी आप उसे जाकर रिपोर्ट करेंगे, सपोज मान लीजिए कि 2.6258 सेंटीमीटर आया, तो वो उसे ठीक नहीं समझेगा। क्यों नहीं समझेगा? क्योंकि देखिए ये 3, ठीक है, 1 2 3 4, यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर सारे में हैं। और ऐड जब आप कर रहे हैं, ठीक है, ऐड जब आप कर रहे हैं, ये डिवाइडेड बाई 5, तो आपका मतलब यहाँ पे देखा जाए तो डिवाइडेड बाई 5 आपको करना ही है उसमें, ठीक है। उसका सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं होगा, ऊपर वाले को होगा, यानी डेसिमल के बाद 3, डेसिमल के बाद 3 ही है मैक्सिमम, तो इसको भी आपको 3 करना पड़ेगा। यानी कि इसे आप ऐसे लिख देंगे, 3 करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से देखिए डेसिमल के बाद 1 2 3, ठीक है, 5 तक, 5 के बाद 8 है, तो ये क्या हो जाएगा 2.626 सेंटीमीटर। इसे ऐसे रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि 3 है तो 5 के बाद 8 है तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये मीन हो गया। अब मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। मीन एब्सोल्यूट एरर, पहले एब्सोल्यूट एरर तो निकालने हम लोग एक एक करके, ठीक है। देखिए पार्ट ए का आंसर ये था। अब एब्सोल्यूट एरर निकालिए। एब्सोल्यूट एरर, पहला एब्सोल्यूट एरर क्या होगा आपका, ठीक है, डेल्टा A1 इज इक्वल टू पहला एब्सोल्यूट एरर 2.620 माइनस अभी अभी हमने निकाला है आपका 2.626, यही निकाला ना हमने अभी। 2.626 जो हमारा निकला, ये निकला आपका मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर। उसे यहाँ माइनस कीजिए, ठीक है। A2 लीजिए, ये देखिए A2 ये लिखिए आप 2.625 माइनस 2.626, फिर A3 लिखिए। यही होता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर पहला निकालना है तो पहला रीडिंग माइनस जो मीन वैल्यू, दूसरा रीडिंग माइनस तीसरा रीडिंग। अब लीजिए 1 2, तीसरा रीडिंग है 2.630 माइनस आपका ये 2.626, ठीक है। इस तरह से आप करते जाइए, इसे सब्ट्रैक्ट, ये कितना निकल के आएगा 2.620626, ठीक है, 0.006 हो जाएगा ये। ओके, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा। ये कितना होगा देखिए, इधर 625 626 यानी कि 0.001 हो गया ये, ठीक है। इतना एरर, इतना सेंटीमीटर जा रही है। इसका एब्सोल्यूट एरर थर्ड वाला जो मेजरमेंट है वो हो जाएगा 630 26 यानी कि 0.004 सेंटीमीटर। और देखिए हो क्या रहा है यहाँ 25 और 2.625626 होना तो चाहिए ये माइनस में, ठीक है, होना तो चाहिए ये माइनस में, लेकिन हम लोग मॉड लेते हैं। आप लोगों को याद होगा मॉड लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये मॉड में बाद में लगे, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब जैसे नहीं मैं भूल गया यहाँ पे, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं माइनस लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको मॉड लेना होगा। एक ही बार आप मॉड ले लीजिए। मॉड लिया आपने, ठीक है, उधर वैल्यूज है, उसी तरह इसके बाद वाला वैल्यू जो होगा डेल्टा A4 मॉड 2.628 माइनस 2. इस सारे का मॉड हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, इस सारे का मॉड ले रहे हैं। इसका भी मॉड लिए, एब्सोल्यूट वैल्यू 2.628 और ये आपका है 2.626। बस हो क्या रहा है समझते जाइए। एक एक रीडिंग उठाइए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, उसका केवल पॉजिटिव वैल्यू लीजिए, नेगेटिव नहीं लेना है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पॉजिटिव ही आएगा तो पॉजिटिव ही चलेगा आपका, ठीक है। 0.002 सेंटीमीटर ये हो जाएगा इसमें, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, और उसी तरह पांचवा वाला ले लीजिए। आइए, बाद वाला हम लोग पढ़ ले रहे हैं, रिलेटिव और परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक है। पांचवा वाला ले लेते हैं, ये भी मिटा दे रहा हूँ मैं। A5 यानी एब्सोल्यूट एरर इन 5 वो कितना हो जाएगा देखिए, 626 है, यानी कि 0 हो जाएगा। लिख देता हूँ मैं 2.626 माइनस 2.626 मॉड इज इक्वल टू 0 सेंटीमीटर। सारे का एवरेज निकालना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा था मीन एब्सोल्यूट एरर, ये सब एब्सोल्यूट एरर है। मीन यानी इन सब को ऐड करके डिवाइड कर दीजिए 5 से, सीधा बात है, ठीक है, कर दीजिए। चलिए करते हैं, इन सारे को ऐड करते हैं। इधर से मैं रब करता हूँ ताकि वो पता रहेगा ना क्या ऐड करना है, ठीक है।
वो 0 का तो 0 रह जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 0.006 प्लस 0.001 प्लस 0.004 प्लस, ठीक है, 0.002 लेना है हमें, 0.002 अपॉन, ये पूरा डिवाइड होगा 5 से, ठीक है। इसे जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 4 2 6 7 8, यानी कि ये वही होगा 0.013 अपॉन 5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 0.013 अपॉन 5 जब आप करेंगे तो देखिए ये 5 से कटेगा तो ये निकल के आएगा आपका 0.0026, ठीक है, ये निकल के आएगा। लेकिन बात फिर वहीं ये उठ जाता है कि सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से ये पॉइंट के बाद आपका 3 प्लेस तक जाना चाहिए, यानी 0.003, ठीक है। ये आपका सेंटीमीटर लिख दीजिए। ये आपका हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। अब निकालना है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है? व्हाट इज रिलेटिव एरर? ये लिखिए आप, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय जो मीन हमारा वैल्यू आया था ए मीन, वो लिख दीजिए, दैट इज रिलेटिव एरर, ठीक है। रिलेटिव एरर, ये देखिए, ये मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ध्यान रहेगा, ठीक है। रिलेटिव एरर अब निकालते हैं हम लोग। रिलेटिव एरर, ये आपका पार्ट सी था, ठीक है, क्वेश्चन का। इज इक्वल टू, ये वैल्यू यहाँ जाएगा 0.003 अपॉन आपका जो मीन वैल्यू आया था। मीन वैल्यू हमारा था 2.6258 था ना, 2.626 ये आया था। रिलेटिव एरर निकाल रहे हैं, यहाँ पे मॉड नहीं है तो यहाँ प्लस माइनस आप दे दीजिए, ठीक है। यानी कि एरर इधर प्लस या तो माइनस, क्योंकि यहाँ मॉड नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, मॉड नहीं लगा रहे हैं। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू निकल के आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0.0014 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, 0.0014, हाँ, इस तरह से आएगा। तो इसको क्या आप करेंगे, इसमें भी वही है, डेसिमल के बाद आपका देखिए, ये अगर आपका डिवाइड वाला चीज़ है तो इसमें जो है कि आपका 3 तक है। सिग्निफिकेंट फिगर अगर लेते हैं आप लोग तो फिर ये 0.001 ही रहेगा, ठीक है। यानी कि दिस विल बी इक्वल टू 0.001, ठीक है। रिलेटिव एरर आपने निकाल लिया। इसका कोई यूनिट नहीं होगा रिलेटिव एरर का, देयर विल बी नो यूनिट ऑफ रिलेटिव एरर, क्योंकि CM ऊपर नीचे कट जा रहा है, ठीक है, दोनों डिवाइड होने में। ये देखिए एक सिग्निफिकेंट फिगर, इसलिए मैंने एक लिया, 4 था तो ये सब रूल मैंने आपको बता दिया है कि दिस विल बी राउंडेड ऑफ टू 0.001, ओके। प्लस माइनस लगा दीजिए क्योंकि रिलेटिव एरर है। अब परसेंटेज एरर काफ़ी आसान हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है। परसेंटेज एरर इज इक्वल टू, ये क्या होगा परसेंटेज एरर आपका, दिस विल बी इक्वल टू, ये चीज़ लिखिए, प्लस माइनस 0.001 रिलेटिव एरर जो होता है इंटू 100% जो भी आया परसेंटेज इतना। तो ये देखिए प्लस माइनस तो प्लस माइनस रहेगा, ठीक है, 2 स्टेप आगे गया, 0.1%, यानी कि प्लस माइनस 0.1% इसका परसेंटेज एरर है। तो हमने निकाल लिया रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन वैल्यू। अब आप रिपोर्ट जब करेंगे फाइनल, आप लिखेंगे कि हाँ भाई जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, वो कैसे लिखेंगे, वो था आपका 5वां क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो फ्रेंड्स हमारा जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, चारों चीज़ निकालने के बाद, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर। फाइनल जो आप मैंने कहा निकालेंगे उसे किस तरह रिपोर्ट करेंगे। तो देखिए कभी भी क्या होता है आपका, ये परसेंटेज एरर हो गया, ये मीन वैल्यू होगी, यानी मीन वैल्यू से प्लस या माइनस होगा, परसेंटेज एरर हो या फिर आपका मीन एब्सोल्यूट एरर, जो भी एरर है वहाँ प्लस माइनस होगा। परसेंटेज एरर के टर्म में निकाला तो यहाँ परसेंटेज एरर लिखेंगे, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका 2.626 ये था आपका, ठीक है। ये मेजरमेंट था 6258, ये मीन प्लस माइनस 0.1%, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा इस चीज़ का। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन का मैंने सारे चीज़ बता दिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 देखते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन 2, पहला टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। दूसरा टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये यहाँ लिख देता हूँ, आइकन से ढक जाता है ना, ये ठीक रहेगा क्या।
50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। यानी कि दो टेम्परेचर ऐसे दिया हुआ। अब बोला गया आपको कि एक्सप्रेस करना है फाइनल जो है इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। एक्सप्रेस डिफरेंस इन टेम्परेचर टेकिंग इनटू अकाउंट एरर्स। जो एरर्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकालेंगे? पहले जो मेन वैल्यू है 50 माइनस 20 30 डिग्री हो जाएगा आपका, ठीक है। T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो दूसरे कलर से मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस। देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर डिफरेंस निकाल रहे हैं। ऐड या सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो भी आपको वैल्यू यहाँ दिया हुआ है परसेंटेज में तो रहेगा नहीं, रिलेटिव में रहेगा नहीं, ये आपका मीन एब्सोल्यूट एरर में दोनों को ऐड कर दीजिए, हाफ हाफ ऐड होगा तो 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। या फिर इसे आप ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिखिए, या इसे आप लिख सकते हैं 30 प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसमें क्या दिया हुआ आपका, देखिए वो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन। वोल्टेज V इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट। इसी तरह करंट दिया हुआ है आपको, करंट I इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर का होता है करंट का ऐसा यूनिट, ठीक है, एम्पियर होता है। अब क्या बोल रहा है, परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस निकालिए, ठीक है। परसेंटेज एरर, फाइंड परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, फाइंड परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस R। अब देखिए आप लोग, देखिए 9 क्लास में पढ़े होंगे, देखिए फिजिक्स में कभी भी सारे चीज़ कोरिलेट होते रहते हैं, कोई चीज़ इंडिपेंडेंट नहीं रहता है कि आप लोग उस चीज़ को भाई आज पढ़ लिए कल भूल गए परसों चले गए, ठीक है। क्लास 11 में अगर आपको क्लास 12 में परफॉर्म अच्छा करना है बोर्ड एग्जाम में, तो क्लास 11 में जो बेस होता है फाउंडेशन, क्योंकि 10th से 11 में बहुत ज़्यादा गैपिंग होता है, क्लास 10 से क्लास 11 में बहुत ज़्यादा गैपिंग होता है, जो कवर एक बार आप कर लेंगे अगर, तो फिर 11 से 12 में उतना गैपिंग नहीं होता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये आप लोग पढ़े होंगे, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ पढ़े होंगे 9th क्लास में, NCERT में ही दिया हुआ है V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस अगर निकालना है, दिस विल बी इक्वल टू VI, ठीक है। रेजिस्टेंस V बाई आई हो गया, यानी रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको V और I को डिवाइड करना है। V एक बच्चे ने निकाल लिया, I भी निकाल लिया उसने, एरर भी लगा दिया। अब वो बोल रहा है कि कितना एरर होगा रेजिस्टेंस में। यहाँ हो क्या रहा है, प्रोडक्ट या डिवीजन में ऐड होता है एरर, और प्रोडक्ट डिवीजन में क्या होता है, परसेंटेज एरर होता है, ना कि मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये देखिए, ये R इज इक्वल टू V बाई आई, इसमें कितना परसेंट एरर है, इसमें कितना परसेंट एरर है, दोनों को जोड़ दीजिए। पहला वाला में परसेंटेज एरर इन V, यानी वोल्टेज में कितना परसेंटेज एरर, देखिए ये मीन एब्सोल्यूट एरर है 5, है ना, ये देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ए मीन इंटू 100, ठीक है। ये मैं काफ़ी एलेबोरेट करके लिख रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइम में मैं इतना नहीं बताऊँगा, बहुत ज़्यादा मैं एलेबोरेट कर रहा हूँ, ठीक है। डेल्टा ए मीन बाई ए मीन लिख लीजिए, 5/100 इंटू 100, 5/100 इंटू 100, ये दोनों कट जाएगा, यानी कि 5%। सिमिलरली परसेंटेज एरर इन आपका I कितना आ जाएगा करंट में, करंट का परसेंटेज एरर आपका आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 0.2 अपॉन 10 इंटू 100%, ठीक है। ये 10 चला गया, ये 2%, यानी कि 2% एरर करंट में आ रहा है। उसने जो एक्सपेरिमेंट किया वोल्टेज में 5%, चूंकि ये डिवीजन है या मल्टीप्लिकेशन भी रहता तो वही होता। पावर्स किसी में इसमें नहीं है, क्योंकि 1 ही है, मतलब है नहीं, मतलब क्या 1 है, हाफ या 2 ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। 1 पावर है, V बाई आई है, ठीक है। और आपका तो ये हो जाएगा परसेंटेज एरर इन R, रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर दोनों को ऐड कर दीजिए, 5%
प्लस 2% दैट इज इक्वल टू 7%। ठीक है, ये आंसर होगा। तो मैंने परसेंटेज एरर से एक क्वेश्चन ले लिया, आपका सम डिफरेंस से ले लिया, एक पूरा एलोबरेशन वाला क्वेश्चन था, पूरा एक एक करके हमने निकाला था एब्सोल्यूट एरर। अब फोर्थ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, वो लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का रहेगा। ठीक है, वो देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा है वो है आपका टाइम पीरियड पेंडुलम का दिया हुआ है। ठीक है, 4 नंबर, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू, हालांकि ये आप लोगों को ऐसे ही याद हो जाएगा, डेरिवेशन है आपका SHM में। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, √L/g। ठीक है, इसमें क्या करना है, टाइम पीरियड निकालने के लिए किसी एक बंदे को लेंथ और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपका निकालना है। ठीक है, तो L उसने निकाला, L में जो परसेंटेज एरर आया वो उसका आया, कितना आया भाई, ±1%, और g में परसेंटेज एरर जो आया, g में कितना है, ±2% एरर। ठीक है, अब निकालना है कि टाइम पीरियड जब निकलेगा तो उसमें कितना एरर होगा। ठीक है, टाइम पीरियड में कितना एरर होगा, तो ये चलिए निकालते हैं हम लोग। टाइम पीरियड में ये है क्या, देखिए, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π L⁻½ अपॉन g⁻, अपॉन में आ गया तो ये हाफ हो गया। ठीक है, ये हाफ हो गया, यानी हाफ पावर L का g का हाफ है, 1 नहीं है, तो यहाँ पावर वाला कॉन्सेप्ट आएगा। सारे कॉन्सेप्ट का मैंने आपको करा दिया। ठीक है, परसेंटेज एरर निकालना है अगर t का, तो लेंथ में देखिए कितना परसेंटेज एरर है, लेंथ में तो है तो ±1%, लेकिन उतना हम लोग लेंगे नहीं, हाफ लेंगे, क्योंकि हाफ इज द पावर रेज्ड केस मैंने कराया है। ठीक है, तो परसेंटेज एरर टोटल नेट कितना आ जाएगा L के लिए, ये रफ वर्क में कर रहा हूँ। ठीक है, रफ वर्क, ये देखिए L में हो जाएगा आपका हाफ इंटू ये ±1%, दैट इज इक्वल टू ±0.5%। उसी तरह इसमें g में क्या होगा, g के लिए यह भी पावर हाफ है, तो आप लिखिए यहाँ हाफ, g भी पावर हाफ पे, हाँ तो हाफ लिखिए, लेकिन इसका एरर ±2% दिया हुआ है, ±2%, ये हो जाएगा ±1%। देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड था, लास्ट में तो ऐड करेंगे। ठीक है, लेकिन वो जो था अभी अभी जो मैंने क्वेश्चन किया था, अभी R इज इक्वल टू V/I, इसमें सिंपली ऐड किया क्योंकि यहाँ पावर जो है 1 था। ठीक है, पावर 1 था, और यहाँ पे पावर हाफ है, तो हाफ मल्टीप्लाई हुआ। अब बाद में वही स्टेप है, आपको ऐड कर देना है। सो परसेंटेज एरर इन t इज, दोनों को ऐड कर दीजिए, ±0.5% प्लस माइनस, इसे ब्रैकेट में ले लीजिए, ±1%। ठीक है, ये चीज़ हो गया। ये निकल के कितना आएगा, चलिए, दिस विल बी इक्वल टू 1.5%। ठीक है, यानी कि ±1.5% ये टाइम पीरियड में एरर है। तो स्टूडेंट्स, सॉरी, देख लीजिए ये। ठीक है, तो यही था आज का क्लास, और तुलसी क्लासेस मेकिंग साइंस ऑफ पैशन से जुड़े रहिए। ठीक है, पैशन बनाइए साइंस को, कुछ डरने का नहीं है, ऐसे वैसे बस चलते जाइए, फ्लो में चलते जाइए। नहीं बन रहा है, आज नहीं बन रहा है, कल बनेगा, कल नहीं बन रहा है, परसों बनेगा, और अगर परसों भी नहीं बन रहा है तो जितना बन रहा है उतना ही सही है, लेकिन बनेगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ जो मैं पढ़ाता हूँ इसे आप पढ़िए, और बुक्स लीजिए। ठीक है, बुक्स अगर आप 2 बुक्स ज़्यादा बेहतर होते हैं मेरे हिसाब से, मैंने भी पढ़ाई जैसे जब किया था, तो आइदर NCERT लीजिए आप, या दोनों ले सकते हैं, NCERT से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो HC वर्मा भी कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। पहले आपको ये या NCERT पढ़ना पड़ेगा, 2 में से, या तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये आप वीडियो देखिए, और या NCERT, या दोनों करिए, तभी आपका थ्योरी क्लियर होगा। क्योंकि डायरेक्टली HC वर्मा में क्या होता है ना, थ्योरी दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स है बुक का नाम, लेकिन वो जो है मतलब ब्रीफ में दिया हुआ है। ठीक है, जो आप पढ़ लेंगे ये वाला, तब आपको अच्छा समझ में आएगा। ब्रीफ में कॉन्सेप्ट दिया है, लेकिन न्यूमेरिकल्स बहुत बेस्ट तरीका का दिया हुआ है। ठीक है, जो AIEEE IIT एग्जाम में भी काम आते हैं। तो ये सब हमने किया, ये चैप्टर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आज एंड होता है। ठीक है, 2 चैप्टर हमने खत्म कर चुके हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन एंड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये 2 चैप्टर खत्म किया हमने। दोनों का न्यूमेरिकल, एक्सक्लूसिव न्यूमेरिकल सेशन आएगा। पहला आएगा यूनिट्स एंड डायमेंशन का, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, 40 मिनट्स तक जा सकता है, और दूसरा जो वीडियो आएगा फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, जो वेक्टर स्केलर हैं उनसे रिलेटेड। और अगर देखिए, सारे टॉपिक्स से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आते क्वेश्चन, अगर किसी से आए होंगे अच्छे क्वेश्चन मुझे लगेंगे देखने में, तो मैं वो क्वेश्चन भी यहाँ पे लिख दूंगा और समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है, और जहाँ तक रहा ये चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है, पिछला चैप्टर भी खत्म हुआ था, नहीं मिला होगा आप लोगों को।
आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं हालांकि अपलोड कर दूंगा जल्दी ही, जो भी मतलब आपका जो ब्रीफली जो टर्म्स होते हैं, ठीक है, पूरा मतलब समरी नहीं, जो टर्म्स होते हैं, डेफिनेशंस होते हैं और जो फॉर्मूला होते हैं यूनिट्स डायमेंशन का, अलग से पीडीएफ बना के वो लोड होगा। वो कहाँ होगा? आपका टेलीग्राम चैनल पे होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। ये दोनों जगह जो आपका वो पीडीएफ चला जाएगा, यूनिट डायमेंशन, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का फॉर्मूले और समरी जो टर्म्स रहता है, और बाकी न्यूमेरिकल्स तो मैं कराऊंगा। चलिए बिंदास रहिए, थैंक यू।